हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर सीरीज में प्लेसेस इन न्यूज़ का सेकंड एपिसोड में। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइए, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करिए और आप मई टू दिसंबर 2024 में जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट था जिसको मैंने कवर किया हुआ है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, जल्दी से जाके इसको देख के आइए। इस एपिसोड में हम जनवरी टू मार्च 2025 को कवर करने वाले हैं। अगेन इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कैसे कंज्यूम करना है आपको, बिकॉज ये प्लेसेस न्यूज़ में थे, बज़ में थे, ये रेलिवेंट है आपके यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स के लिए। तो जब आप इस पर्टिकुलर एपिसोड को सुन रहे हो, सामने आप एक एटलस रखोगे, एटलस में इस जगह को मार्क करोगे, देखोगे इसके नेबरिंग एरियाज में क्या क्या है, क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कई बार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। एटलस के मार्किंग के बाद आप अपने नोट्स में लिखोगे कि क्यों ये जगह इम्पॉर्टेंट है, क्या कोई विजिट हुआ है, एमओयू साइन हुआ है या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि कई बार यूपीएससी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जहाँ पे पूछा जाता है रीजन इन न्यूज़ एंड द प्लेस या कॉन्फ्लिक्ट एंड प्लेस, कैपिटल एंड प्लेस, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसी वजह से वेन एवर यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी प्लेस की बात कर रही हूँ मैं, इसको आप कॉन्टेक्स्ट में, मैप में एंड क्या चल रहा है उसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू शुड वॉच दिस इंटायर सीरीज। एंड एज आई सेड कि आजकल प्लेसेस इन न्यूज़ का जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स बोलो, आईआर बोलो, जो भी आप बताओ, पूछे तो जा रहा है। इसी वजह से put your focus in knowing the area, put your focus in knowing the surrounding area as well. चलिए, let me start with the series, but before that, again, if you have any doubts, feel free to connect with me on Instagram or Telegram. कोई भी अगर डाउट हो, I am always available in these forums. चलिए मिल स्टार्ट करते हैं जनवरी 2025 के प्लेसेस इन न्यूज़ के साथ। आज हम जनवरी 2025 को कवर करने वाले हैं एंड एज यूजुअल बज़ वाले प्लेसेस ही हैं। देखा जाए तो करंट अफेयर्स का जो साइकिल रहता है वो लास्ट ईयर मई से लेके जिस साल आप एग्ज़ाम देने वाले हो वो मार्च तक रहता है। मार्च एंड तक आप कवर करोगे तो सही रहता है, क्योंकि पेपर जो बनना है वो बन चुका है तब तक, राइट। तो लास्ट मोमेंट पे आप you don't have to go bonkers about April और May. Paper has already been made, paper has already been जिसे कहते हैं sanitized हो चुका है and the process has begun. तो इसी वजह से इट्स मच बेटर इफ़ यू जस्ट फोकस अप टू योर मार्च एंड तक सारे जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं। अप्रैल में इफ़ यू वांट टू कवर फॉर योर मेंस, बात अलग है वहाँ पे, बट प्रीलिम्स के लिए पर्सपेक्टिव के वजह प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव के लिए मार्च एंड इज गुड इनफ फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आते हैं सबसे बड़ा न्यूज़ जनवरी महीने में ग्रीनलैंड को था एंड इस पे मैंने अगेन आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, बट again putting in very briefly what happened was beginning of January में US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प decided that he would love to go and visit Greenland and उन्होंने एक प्लेन लिया, चार्टर प्लेन लिया था जिस पे it was written that कि make Greenland great again, and he landed in Greenland and बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन था कि उस समय पे ही वेंट एंड विजिटेड द एयर बेस ऑफ यूएस विच इज़ द थुले एयर बेस राइट हियर। ठीक है, बर्लिन बे, बैफिन बे के पास है ये। एंड विजिट के बाद ही वो आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को ले लेगा एंड बोला कि बाय हुक और क्रुक, बेसिकली अगर आराम से बात मान लेता है तो सही है, नहीं मानता है तो ग्रीनलैंड को हम बाय मिलिट्री ऑप्शन भी ले सकते हैं। एंड यहाँ से शुरुआत होती है कि भाई सभी कंट्रीज एकदम दे जस्ट बिकम व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज अ प्रेसिडेंट दैट टू ऑफ अमेरिका थ्रेटनिंग टू टेक अवे लैंड एंड जो कि किसी और कंट्री का है और मिलिट्री ऑप्शन की बात भी कर रहा है। तो यहाँ से बहुत सारे एनालिसिस शुरू हो जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज गो ऑन अ बैक फुट एंड कहते हैं कि भाई अगर कुछ भी यूएस ने किया ग्रीनलैंड के साथ तो पूरा यूरोप साथ में आ जाएगा, और यहाँ से मसाला निकलता है कि भाई नेटो टूटने वाला है। नेटो नहीं टूटने वाला है, वहाँ पे दोनों पक्ष में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग अग्रीमेंट जिससे वजह से नहीं टूट सकता है। ऐसे
अब आते हैं ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्कटिक सर्कल का पार्ट है, यूएस को एक्सेस देता है पोलर सिल्क रूट को लेके, जिसमें अगर आप देखते हो यूएस का अलास्का के वजह से एक्सेस जरूर है, बट प्रॉब्लम यह है कि राइट हियर सो यू हैव द बेरेंस एंड द बेरिंग, रशिया का एडवांटेज है एंड रशिया को पुश करता है चाइना, पिगी बैंक कर रहा है चाइना रशिया के साथ, एंड चाइना के आज के दिन पे कई सारे आइस ब्रेकिंग शिप्स आर एक्चुअली देयर इन द सिल्क रूट, पोलर सिल्क रूट जिसे कहते हैं, एंड ट्रेड इज बाउंड टू स्टार्ट इन अ मैटर ऑफ फ्यू years, कहा जाता है 1-2 साल में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मुरमांस्क से तो स्टार्ट हो ही चुका है, मुरमांस्क इज राइट हियर, मुरमांस्क से स्टार्ट हो ही चुका है, बाकी जो एरियाज हैं वो धीरे धीरे जिस तरीके से आर्कटिक मेल्ट कर रहा है, मैटर ऑफ जस्ट फ्यू years एंड आइस ब्रेकिंग शिप्स के थ्रू पे ये सिल्क रूट और इंपॉर्टेंट होता रहेगा। एक तो हो गया ट्रेडिंग रूट, दूसरा आ जाता है रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज क्या है यहाँ पे सबको पता है, जैसे जैसे आर्कटिक का आइस ग्लेशियर आइस मेल्ट करेगा, बहुत ज़्यादा अगेन एक्सेस टू रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने वाला है टू एनीवन हु कैन गो एंड टेक इन दैट एरिया। अब यहाँ पे हमेशा आता है कि क्यों ये आर्कटिक का रेस हो रहा है। सिमिलरली अंटार्कटिका में भी तो आइस मेल्ट हो रहा है, तो व्हाई आर पीपल नॉट रेसिंग टुवर्ड्स अंटार्कटिका लाइक दैट? तो यहाँ पे डिफरेंस है क्योंकि अंटार्कटिका ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है, राइट? ग्लोबल कॉमन्स का मतलब है किसी के नेशनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, इट इज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जस्ट लाइक हाई सीज। एंड अंटार्कटिका में आप रिसर्च स्टेशन कर सकते हो, वहां पे आप रिसर्च कर सकते हो, बट वहां पे जाके आप कब्जा नहीं कर सकते हो, आप जाके वहां पे यू कैन नॉट टेक द रिसोर्सेज अवे। बट आर्कटिक इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। यहाँ पे हिस्टोरिकल क्लेम रहा है ऑफ द नॉर्वेजियन कंट्रीज और द नॉर्डिक कंट्रीज, बेसिकली स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, इन कंट्रीज का हमेशा से ना एक they have always had that historical claim on these areas, even including Russia also had it. Now अब जैसे जैसे ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ये सारे कंट्रीज एक रेस लगा रहे हैं। अब जो कंट्रीज इस रेस का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, या वो कोऑपरेट कर रहे हैं, या वो अलायंस बिल्डिंग कर रहे हैं, या वो थ्रेटन कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपने अगर कभी रियलिज्म के बारे में पढ़ा है, रियलिज्म इज बेसिकली थियरी इन आईआर जहां पे बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है, और यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी कंट्री पावर बैलेंस करने के लिए यही कुछ तरीके अपनाता है कि भाई धमकी दे दो, नहीं करोगे तो हम अटैक कर देंगे, और उसके वजह से आपका जो ऑल्टरनेटिव जो ओपोनेंट है वो डर जाता है। दूसरा है कि भाई अलायंस बिल्ड करना शुरू करो, या आप आ जाओ दोस्ती कोऑपरेशन की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप तीनों पिलर्स को देखोगे, रशिया और चाइना साथ में आ रहे हैं। चाइना इसलिए आ रहा है क्योंकि चाइना को एक्सेस चाहिए, रशिया को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। रशिया कहता है कि अकेले मैं नहीं करूंगा, चाइना को साथ में लेके आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर आप नॉर्वेजियन कंट्रीज को देख रहे हो या नॉर्डिक कंट्रीज को देख रहे हो, ये साथ में आ रहे हैं। सो दे हैव फॉर्म्ड द NB8, नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज, ठीक है। नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज के साथ इंडिया भी आज के दिन में बात कर रहा है कि भाई हाँ, हमें भी आर्कटिक पे एक्सेस चाहिए। सो आर पार्टनर्स आर नॉट रशिया, आर पार्टनर्स आर दी NB8 कंट्रीज, राइट? द नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज के साथ हमारा एक रिश्ता बन रहा है, जिसके बेसिस पे हम वी आर ट्राइंग टू गेट एक्सेस टू द आर्कटिक, राइट? अब दूसरी तरफ कनाडा का भी है, बट कनाडा इज नॉट एट दी, कनाडा ऑलवेज थॉट दैट वो जाएंगे साथ में यूएस के साथ, बट डोनाल्ड ट्रंप का अभी जिस तरीके से बिहेवियर रहा है, कनाडा इज रियलाइजिंग दैट इट कैन नॉट रियली हैव दैट एज इन द आर्कटिक रेस। एंड यहीं पे आता है डोनाल्ड ट्रंप की धमकी कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, ईदर दिस वे और दैट वे। एंड द होल आइडिया हैज बीन कि भाई हम कनाडा पे डिपेंड नहीं कर पा रहे, हमें ग्रीनलैंड भी चाहिए टू हैव दैट एक्सेस टू द रेस टू द आर्कटिक, ठीक है। सो इसी वजह से ग्रीनलैंड हैज बीन इन न्यूज़। ग्रीनलैंड के न्यूज़ के वजह से कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। एक आपका आर्कटिक के बारे में पूछा जा सकता है, दूसरा आपको बाफिन बे के बारे में पूछा जा सकता है, तीसरा चीज जो पूछा जा सकता है कि नूक के बारे में पूछा जा सकता है, या ग्रीनलैंड एक्चुअली में किस किंगडम का हिस्सा है वो भी पूछा जा सकता है। तो अगेन यू शुड नो अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीनलैंड।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज था सीरिया को लेके था। तो सीरिया में एचटीएस जो ग्रुप था उन्होंने असाद गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करके खुद पावर में आ गए। असाद गवर्नमेंट जो है हिस्टोरिकली वाज ऑलवेज बैक्ड बाय रशिया एंड कई सारे उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे टू बिल्ड पोर्ट्स एंड टू बिल्ड स्ट्रैटेजिक एसेट्स इन सीरिया इन रिटर्न ऑफ रशिया बैक असाद बेसिकली गेटिंग द हेल्प ऑफ रशिया, चाहे वो वेपन्स हो या चाहे वो ट्रेनिंग हो या चाहे इंटेलिजेंस हो, ये सारी चीज़ें रशिया असाद गवर्नमेंट को देती थी। अब वहाँ पे एक मेजर पोर्ट था जो मेडिटेरेनियन को फेस करते हुए, वो था तार्तूस पोर्ट, ठीक है, तार्तूस पोर्ट पे, एंड ये एक्सेस दे रहा था रशिया को टूवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी, so that there is no blockade as particularly to its trade route coming from the Black Sea, then it comes to the Mediterranean. अब ये तार्तूस पोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये एचटीएस की जो अभी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है उसने कैंसिल कर दिया है, बिकॉज ऑफ कोर्स एनीथिंग टू डू विद असाद गवर्नमेंट इज समथिंग दैट दे विल ट्राई टू kind of put a halt to or kind of just let it go. They do not want to continue being close to Russia. ऑलरेडी एचटीएस गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भैया मुझे और पार्टनरशिप चाहिए, यूएस के साथ दोस्ती चाहिए, सऊदी अरेबिया से बात हो रही है, ऑल ऑफ दिस। इन दिस लाइट ये जो पर्टिकुलर तातूस पोर्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी जो पोर्ट बनाने का बात हो रहा था, जो टेंडर आया था, उसको कैंसिल कर दिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो पोर्ट है इट इज सेपरेट फ्रॉम रशियाज नेवल बेस। नेवल बेस तो अभी भी है, बट कमर्शियल पर्पस के लिए जो पोर्ट बन रहा था उसका टेंडर कैंसिल किया है। तो रशिया का प्रेजेंस रहेगा, मिलिट्री प्रेजेंस जरूर रहेगा, बट द पोर्ट का जो टेंडर है इट हैज बीन कैंसिल्ड। सो तार्तूस वाज इन न्यूज, एग्जैक्टली कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, सीरिया में है, राइट। Next we come down to Wakhan corridor. Wakhan corridor वाला मैं बार बार you just should know the area where Wakhan corridor is, because Wakhan corridor is a very narrow piece of land जो कि आपका ब्रेक कर देता है illegally occupied कश्मीर और आपका अफगानिस्तान आपका सेंट्रल एशिया से। ना वकान कॉरिडोर न्यूज़ में इसलिए था जनवरी महीने में क्योंकि कुछ रूमर्स आई थी कि पाकिस्तानी आर्मी वांट्स टू टेक ओवर वकान कॉरिडोर एंड द आइडिया वाज कि वकान कॉरिडोर अगर आ गया तो अफगानिस्तान और चाइना में कंप्लीट कट ऑफ हो जाएगा, एंड दैट इज द थिंग दैट द रूमर वाज टॉकिंग अबाउट। बट उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अफगानिस्तान ने कहा कि ऐसे ही होने देंगे क्या, हम भी वी आल्सो गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तानी एनी साइन ऑफ एग्रेशन। So there was a constant buzz going on about the Wakhan corridor throughout the January month. ये buzz एक चीज याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी चीज सिर्फ धुआं नहीं होता, पीछे आग भी होती है, राइट। सो द कंसर्न हैज ऑलवेज बीन अबाउट सीपेक, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट टर्मोइल। चाहे आप बलूचिस्तान वाला बात करो या आप बात करो खैबर पख्तूनख्वा का रीजन को, जहां पे Pakistani army has been blaming Afghanistan for supporting the terrorists who are stopping the work of the CPEC, right? They are the ones who are saying कि आप domestic turmoil create कर रहे हो, terrorist attacks कर रहे हो, and these terrorists are basically supporting the insurgents who are causing all the problems, and ये सब कहानियाँ चली जा रही है, and the blame game has been continuing, and in return now Pakistan has to say something to the world कि नहीं भाई हम ऐसा तो नहीं है कि वी आर बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट, ऐसा तो नहीं है कि वी आर लेटिंग द टेररिस्ट विन। सो पाकिस्तान वांटेड टू क्रिएट अ नरेटिव दैट नो वी आर आल्सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल आवर इंटरनल प्रॉब्लम्स, वी आर आल्सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू गिव अ धमकी टू अफगानिस्तान टू मैनेज देयर so-called aspirations and their support to the terrorists, and इसी वजह से ये rumor आया भी था, right? This was a signaling to the world that Pakistan is not going to let Afghanistan keep supporting the terrorists. But if you look at what happened recently as well, we know that ये नहीं चला, ये bluff नहीं काम किया। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, ट्रिनिडाड एंड टोबागो। ट्रिनिडाड एंड टोबागो है कहाँ पे? इट इज़ राइट हियर नियर आपका सेंट्रल अमेरिका में। यहाँ पे आता है
यहाँ पे जो गवर्नमेंट है दे हैव डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू वायलेंस, गैंग वायलेंस के वजह से हुआ है। जनवरी में 3 महीने के लिए ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, ठीक है, गैंग वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए ये दिया गया है। अगेन नो बडीज गोइंग टू आस्क यू क्यों है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, क्या होता है, व्हाट यू हैव टू नो इज एग्जैक्टली है कहाँ पे, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। यहाँ पे आता है आपका पोर्ट ऑफ स्पेन, राइट हियर इफ यू कैन लुक एट इट, वेनेजुएला के पास है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। यहीं पे आपका ये जो गुआना और वेनेजुएला के पास वाला एरिया है, यहाँ पे आपका कौन सा एरिया है, कॉन्फ्लिक्ट जोन कौन सा है, एसिकीबो है, राइट, एसिकीबो है। दैट इज व्हाट गुआना सेज इज आवर्स, वेनेजुएला कहता है कि नहीं एसिकीबो हमारा है। दैट राइट हियर इज द एसिकीबो वाला जोन जो वेनेजुएला क्लेम करता है कि वेनेजुएला का है, ठीक है। सो वेनेजुएला गुआना के बॉर्डर, यहाँ पे गुआना के दिस एरिया इज वेयर यू हैव द एसिकीबो। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टेक अ लुक एट इट, गैंग वायलेंस के वजह से हाइती में अभी बहुत सारा इशू चल रहा है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन सा ऑपरेशन इंडिया ने किया था टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम हाइती ड्यू टू गैंग वायलेंस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कौन सा ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट हैड कैरिड आउट टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम हाइती ड्यू टू गैंग वायलेंस, ठीक है। सो ये कमेंट्स में जरूर लिखना नीचे। हाइती में भी गैंग वायलेंस की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया हैज रिसेंटली जॉइन ब्रिक्स, राइट, अब 11th मेंबर हो चुका है। तो इफ वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, यू ऑलरेडी हैव द ओजीज, द ओरिजिनल मेंबर्स, राइट। कौन है ओरिजिनल मेंबर्स आपके, ब्राजील है आपका रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। Now these are the OG 5 members. उसके अलावा you have Iran, you have Indonesia, you have Egypt, you have Ethiopia. सऊदी अरेबिया ने अभी तक हाँ नहीं कहा है, ठीक है, उनके पास प्रस्ताव जरूर गया है। दे हैव गॉट द लेटर ऑफ अप्रूवल कि दे कैन बी अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, बट देयर पार्लियामेंट हैज नॉट सो कॉल्ड अप्रूव्ड। पार्लियामेंट बोलना थोड़ा सा गड़बड़ है, बट ठीक है, दे हैव नॉट अप्रूव्ड द ब्रिक्स मेंबरशिप एज ऑफ नाउ। तो रैटिफाई नहीं होगा तो मेंबरशिप फाइनल भी नहीं होगा, राइट। सो Saudi Arabia is not yet technically a member. Argentina has pulled off, and right now we have 11 members with Indonesia being the recent member. ठीक है, so that is something you need to know. Let's come down to next, Malaysia के बारे में आते हैं। मलेशिया और इंडिया के बीच में फर्स्ट सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, जहां पे काउंटर टेररिज्म, डी रेडिकलाइजेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस किया गया है, ठीक है। सो अब कोऑपरेशन एरियाज पे बात की गई है कि भाई आपका काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी में बात होगी, क्रिटिकल मिनरल्स पे आपका कोऑपरेशन रहेगा, एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा, एनुअल मीटिंग्स की जाएंगी, एंड देयर विल बी अ कांस्टेंट रिव्यू इन कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी, डिफेंस एंड मैरीटाइम फील्ड्स। सो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, राइट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आता है ना। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के लिए वी हैव टू हैव क्लोज रिलेशंस विद मलेशिया एंड इंडोनेशिया। याद रखना है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक, इंडोनेशिया के साथ आता है स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक और स्ट्रेट ऑफ सुंदा, राइट। तो इसी वजह से तीनों जो चोक पॉइंट्स हैं आपके, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ सुंदा, स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक, तीनों के लिए हमें मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ अच्छा रिलेशन रखना है। इंडोनेशिया के साथ ऑलरेडी देयर वाज अ विजिट एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड, अब मलेशिया के साथ भी ये सिक्योरिटी डायलॉग शुरू हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट विल कम डाउन टू काबो वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के जो रिपोर्ट है, कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें ये एस्टिमेट किया गया है कि काबो वर्ड एक छोटा सा जो आर्किपेलागो है वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट के पास, अभी आएंगे लोकेशन पे, विल नीड टू इन्वेस्ट 842 मिलियन USD ओवर 2024 टू 2030 टू एड्रेस इट्स क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि इज हाईली वल्नरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इंक्लूडिंग एक्सट्रीम हीट, फ्लडिंग, ड्राउट एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। Structural factors such as rapid urban
rural urban migration and land degradation has further made the country more vulnerable to natural hazards. और ये vulnerability is further exacerbated, मतलब बढ़ाया गया है by economic problems such as heavy dependence on tourism, imported fuels and goods. ठीक है, अब कहाँ पे है काबो वर्ड? काबो वर्ड आता है वेस्टर्न अफ्रीका के पास, एग्जैक्टली यहाँ पे. सो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम सेनेगल टूवर्ड्स अमेरिका, टूवर्ड्स अटलांटिक, यहाँ पे आपका काबो वर्ड आता है. ठीक है, तो इसके बारे में ये रिपोर्ट कहता है कि भाई इट हैज टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी टू टैकल द क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो अगेन यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर आइलैंड. स्पेन के बारे में आया था न्यूज कि इंडिया एंड स्पेन विल कमेमोरेट 2026 एज अ डुअल ईयर फोकसिंग ऑन कल्चर, टूरिज्म एंड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो 2025 अगर आप देख रहे हो, again has been the year that India has been pushing towards more and more bilateral relations. We have been visiting several एक्चुअली 2024 को इंक्लूड करके करते हैं. 2024 में जब से हमने फ्रांस के साथ बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश की है, मल्टीपल विजिट्स हैपेंड नॉट ओनली बाय प्रेसिडेंट मैक्रोन टू इंडिया बट ऑल्सो बाय आवर लीडरशिप. उसके बाद बायलैटरल रिलेशंस, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, पोलैंड हो, अब स्पेन के साथ, वी हैव बीन हैविंग बायलैटरल रिलेशंस विद most of the European countries in a again one-to-one rather than India-EU relations. तो हम इसको अभी सेपरेटली डील कर रहे हैं. एक इंडिया यूरोप रिलेशंस चल ही रहा है, बट साथ में हम इंडिया बायलैटरल रिलेशंस रख रहे हैं विद यूरोपियन कंट्रीज. आज स्पेन के साथ अगला साल 2026 को डुअल ईयर मार्क किया गया है. ठीक है, सो अब मैप की बात करें तो यहाँ पे कैटलोनिया आपको याद रखना है, क्योंकि कैटलोनिया में बहुत एक डिमांड है फॉर सीसीडिंग, जिसको एक सप्रेस किया गया है, बट तभी भी कई बार प्रोटेस्ट होती रहती हैं कैटलोनिया एरिया में. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आपका कर्च स्ट्रेट. कहाँ पे कर्च स्ट्रेट? कर्च स्ट्रेट है बेसिकली जो कि आपका यहाँ पे, दिस इज द कर्च स्ट्रेट, क्रीमिया के साथ आपका रशिया को ज्वाइन करता है, सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी को मर्ज करता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कर्च स्ट्रेट. ये आपका ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव को करता है. एंड क्रीमिया इज पहले जो यूक्रेन का पार्ट था बट एनेक्स कर लिया गया था रशिया के बाद, रशिया ने किया था. सो राइट नाउ क्रीमिया इज पार्ट ऑफ रशिया, बट पहले क्या करता था, क्रीमिया और रशिया का बीच में आता था ये. ठीक है, नाउ इसके यहाँ पे एक इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाया गया था एज ऑयल स्पिल कंटिन्यूज इन दिस रीजन. एंड ये कर्च स्ट्रेट काफी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए. अगेन गिव्स अस एक्सेस फ्रॉम सी ऑफ अज़ोव टू ब्लैक सी. ब्लैक सी में the Snake Island has also been in a lot of news. It has been taken over by Russia. So you should know where Snake Island is. You should know where Kerch Strait is. Sea of Azov कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए from the Atlas point of view. Okay. Next we come down to Cuba. Cuba was also in news because India ने humanitarian assistance दिया हुआ है after hurricane hit Cuba, and essential medicines like antibiotics, painkillers, ORS and muscle relaxants India ने भेजा है. अभी मेरे को यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना है कि भाई एक तरफ आता है कि आप इंडिया को एज अ फार्मा हब कहते हैं, राइट. जब वैक्सीन का टाइम था, यू वुड हैव रिमेंबर्ड दैट बार बार कहा जा रहा था कि वी आर द वैक्सीन हब. उसके बाद वी स्टार्टेड काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो वी स्टार्टेड गिविंग देम एज आर सॉफ्ट पावर एज वेल. But now if you take a look at how India is providing humanitarian assistance, it is not just through pharmaceutical items, but also with the fact that we are able to give them movable emergency kits. What is this? ये जो movable kits है, हमने पहली बार भीष्म क्यूब्स की तरह से हमने ये यूक्रेन को दिया था फॉर गिविंग इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट ड्यूरिंग वॉर, राइट. जस्ट एट द वॉर फ्रंट लाइन हम ये इमरजेंसी मेडिसिन सपोर्ट दे पाएंगे. अब यही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वॉर के लिए क्यों, हम तो ये नेचुरल डिजास्टर्स के लिए भी दे सकते हैं, राइट. वी कैन गिव देम यूनिट्स जहाँ पे मोबाइल
ट्रीटमेंट हो पाए। जस्ट लाइक कि एक छोटा सा एक यूनिट है जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, आप आइए, आप यू कैन पेशेंट कैन बी चेक, उनका ईसीजी सब कुछ करके ट्रीटमेंट करके वी कैन प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ यूनिट्स एज वेल. नाउ इंडिया has now come into that zone of providing this as well apart from the usual pharmaceuticals that we provide. ठीक है, गेम चेंजर है ये हमारे लिए, एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग विथ HADR. कॉन्गो पे आते हैं, DRC के पे आते हैं. DRC was in news throughout last year and this year as well because of the M23 rebel group, जो कि धीरे धीरे बहुत सारी एरियाज को लेने लगा है. अब अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो यू वुड हैव सीन छोटा मोटा एरियाज के बारे में कॉन्स्टेंटली मेंशन किया जा रहा है. एक गोमा एरिया है जो कि अगेन मैप देखोगे तो यहाँ पे रुवांडा है, राइट. रुवांडा के पास गोमा एरिया को लेने की बात आई है. नाउ एक चीज आपको याद रखना है कि M23 इज एक्चुअली अ मिलिटेंट ग्रुप दैट इज बीन बैक्ड बाय रुवांडा, एंड रुवांडा और कॉन्गो के बीच में आता है लेक किवू. ये छोटा सा जो है ये लेक किवू है, ठीक है. सो लेक किवू इज देयर बिटवीन रुवांडा एंड कॉन्गो DRC, एंड गोमा इज राइट हियर. इस जगह के पास है, गोमा इज राइट हियर, जिसका इट्स अ प्रोविंशियल कैपिटल जो कि M23 जो ग्रुप है इट हैज टेकन ओवर. So that is what has been happening in DRC and Rwanda. I have just recorded a whole global conflicts वाला वीडियो जहाँ पे ये वाला भी मैंने डिटेल में समझाया है. आते हैं नेक्स्ट ओमान पे. ओमान and India are advancing their economic collaboration by having discussions on a comprehensive economic partnership agreement. Basically having a SEPA, जैसे कि हमने UAE के साथ किया वैसे ओमान के साथ भी हम कर रहे हैं. ओमान has always been a good friend of us. अब यहाँ पे इफ यू रिमेंबर ओमान ने हमें एक डुकुम पोर्ट भी दिया था, DUQM. ये जो डुकुम पोर्ट है ये हमारा स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स जो है, डायमंड नेकलेस का हिस्सा है. कहाँ पे है डुकुम पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे आ गया आपका येमेन, राइट. येमेन में कौन है, हूतीज है, जिसका बार बार मेंशन हो रहा है आजकल, हूतीज है. यहाँ पे कौन सा है आपका, यू हैव योर बाबल मंदब, ठीक है, चोक पॉइंट जो है. और यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आपका चोक पॉइंट है. ओमान जो है, ओमान इज नॉट ओनली हियर बट ओमान का एक छोटा सा हिस्सा आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी आता है. यहाँ पे आपको दिखेगा गल्फ ऑफ मसीरा. यहाँ पे गल्फ ऑफ मसीरा के पास है आपका डुकुम पोर्ट जो कि हमें इंडिया को यूज करने के लिए दिया गया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा इन आवर स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स. सो बेसिकली एनी मूवमेंट दैट हैपेंस थ्रू बाबल मंदब या गल्फ ऑफ ओमान दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पे आता है. एनी काइंड ऑफ एंटी पायरेसी एक्ट दैट वी हैव टू कैरी आउट वी कैन एक्चुअली डू इट फ्रॉम द डुकुम पोर्ट. अगेन गिव्स अस दैट एडवांटेज राइट हियर. ठीक है, कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मसीरा में है. सो दैट इज अबाउट ओमान. आते हैं नेक्स्ट. चाइना कंडक्ट्स फर्स्ट विंटर सर्वे ऑफ बोहाई सी आइस. ये बोहाई सी कहाँ पे है, इट इज राइट, अगर येलो सी के एकदम इट्स राइट हियर. नाउ बोहाई सी की अगर हम बात करें तो इसके बेज आपको याद होने चाहिए, द लियाडोंग बे, आपका बोहाई बे एंड द लाइजॉन बे. बोहाई सी जॉइंस इनटू द येलो सी. दिस इज समथिंग दैट यू वुड हैव टू मार्क आउट. तो बोहाई सी के बारे में आपको आना चाहिए कि भाई कहाँ पे है, कौन से कंट्री का पार्ट है. प्लेसेस इन न्यूज फरवरी वाले एडिशन पे. तो सबसे पहला जो कंट्री है वो पनामा के साथ है, क्योंकि इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला अग्रीमेंट साइन किया है टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, QIP. ये जो MOU है ये एम करता है टू डिलीवर टैंजिबल बेनिफिट्स टू लोकल कम्युनिटीज इन पनामा by focusing on key areas such as physical infrastructure, roads and community centers. अब पनामा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जनवरी महीने में बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, US प्रेसिडेंट जो हैं, उनके स्टेटमेंट्स जो आए थे पनामा को लेके. थ्रेटन किया गया था कि पनामा का जो कनाल है वो US ले लेगा, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चाइना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पनामा के ऊपर. क्यों ये बोला गया था, क्योंकि चाइना एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट कर रहा है पनामा में, एंड उसके वजह से अकॉर्डिंग टू द US ये माना जाता है कि चाइनीज शिप्स जो कि पास कर रहे हैं पनामा कनाल से, उनको कम टैक्स देना पड़ता है
एंड अमेरिकन शिप्स को ज़्यादा देना पड़ता है। इसी वजह से दे सेड कि भाई पनामा में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है चाइना का एंड दिस इज़ नॉट फेयर। यही चीज़ को चाइनीज़ मिनिस्ट्री ने कहा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी है अमेरिका का कि वो पनामा को इस तरीके से थ्रेटन कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेट का जो इमीडिएट रिजल्ट था ये था कि पनामा बैक्ड आउट ऑफ ऑल द चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कहा कि भाई हमें ये प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए। तो इसी चीज़ को कोल्ड वॉर मेंटालिटी कहते हुए चाइना ने अमेरिका पे प्रेशर डाला, कहा कि भाई इस तरीके से अगर आप अपने नेबर्स के साथ बिहेव करोगे तो दिक्कत है एंड यू कैन नॉट स्टॉप अदर कंट्रीज प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन। तो वहां पे थोड़ा सा इशू होने लगा था, बट पनामा वॉज कॉन्स्टेंटली इन न्यूज एंड ये जो था इंडिया का एक अगेन स्ट्रैटेजिक गुड स्ट्रैटेजिक मूव, जहां पे हम अगेन सॉफ्ट पावर पे प्ले कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स rather than getting into this tiff between US, China, debt trap and all of that। हम लोग हमेशा से सॉफ्ट पावर की तरफ टिल्ट करते हैं एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया डिड विद दिस अम्ब्रेला जो अग्रीमेंट है ऑन द क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। ओके, नाउ लेट अस कम डाउन टू द नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज। इट्स द सांतोरिनी आइलैंड ना। इसके बारे में हम यूजुअली ना जब देखते हैं यूट्यूब वीडियोस, इट इज़ दैट वाइट हाउस विद ब्लू सी एंड बहुत जो रिच पीपल हैं वो लोग वहाँ जाते हैं एंड दे आर इट्स दैट इंस्टा प्लेस जिसे कहते हैं, राइट? वी ऑलवेज सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बट ये न्यूज़ में था रिगार्डिंग अ हाई अलर्ट दैट हैज़ बीन गिवन टू दिस आइलैंड आफ्टर 200 undersea earthquakes had taken place in 4 days with magnitudes up to 4.6। ठीक है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। कहाँ पे है ये सैंटोरिनी आइलैंड? इट्स एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी इधर है, एजियन सी इधर है एंड देन यू हैव टर्की। तो एकदम क्रीट आइलैंड के पास यहाँ पे आता है आपका सैंटोरिनी आइलैंड। ठीक है, ग्रीस का पार्ट है। नाउ ये साउथ एशियन वोल्केनिक आर्क का भी पार्ट है एंड इसे कहा जाता है कि इट्स अ सदर्न मोस्ट आइलैंड इन द साइक्लेडिस आइलैंड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट विल कम डाउन टू माउंट तारानाकी। ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूजीलैंड ने माउंट तारानाकी को या तारानाकी माउंगा जिसे एक माउरी लैंग्वेज में कहा जाता है, उसको एज अ लीगल पर्सन डिनोट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब है दैट इट नाउ एनी काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट इट विल बी again treated as a crime, anything going against the so nobody can go and harm the island mountain. Nobody can go and destroy or pick up stones and things like that. You're supposed to respect the rights of that mountain. You're supposed to respect the area of that mountain वाला जो एरिया है। Now this is in line with the significance this mountain has for the indigenous people। ठीक है, तो अभी इन जो माउंटेन को राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं एंड ये माउरी के जो इनजस्टिस किए गए थे, माउरी द इंडिजिनस पीपल ऑफ न्यूजीलैंड, उनको जो इनजस्टिस फेस करनी पड़ी थी कॉलोनाइजेशन के समय पे, तो उस समय पे जो हुआ था उसके रिस्पॉन्स में टू अपोलोजाइज फॉर व्हाट हैपेंड टू देम ये कदम लिया गया है। आपने कई बार देखा होगा, ये बहुत वायरल रील था जहाँ पे एक माउरी इंडिजिनस पर्सन इन द न्यूजीलैंड पार्लियामेंट ने एक वॉर क्राई, उनका एक जो हका डांस होता है, वॉर क्राई डांस होता है, व्हेन दे प्रोटेस्ट दे डू दैट। तो वो बहुत वायरल हुआ था उस समय पे और बहुत बार ये इंडिकेट किया गया कि इंडिजिनस पीपल के जो राइट्स हैं न्यूजीलैंड में वो मैटर ऑफ डिस्प्यूट हो जाता है। कई बार कहा गया कि दे हैव नॉट डन इनफ, वी हैव टू डू फार मोर, एंड उसी चीज़ पे एक ये नया डेवलपमेंट आया है माउंट तारानाकी को लेके। ठीक है, नाउ कहाँ पे है? इट इज़ इन न्यूजीलैंड, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू नो। लेट्स कम डाउन टू साउथ सुदान। साउथ सुदान में जो सुदान पीपल लिबरेशन मूवमेंट है उन्होंने फमीन डिक्लेयर किया है नूबा माउंटेन्स में। नूबा माउंटेन्स अगर आते हैं, मैंने यहाँ पे साउथ सुदान का मैप लगाया है, बट यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस एरिया आपको दिख रहा होगा, दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे आपका नूबा माउंटेन एरिया है, वहाँ पे फेमीन डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ सुदान एंड कैपिटल जूबा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ये प्लेस इन न्यूज़ नहीं था, बट जब मैंने पढ़ा तो मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है नेविगेशन सैटेलाइट अबाउट इट्स
न्यू H3 रॉकेट, ठीक है, ये एक्चुअली में लॉन्च जो हुआ था वो तानेकाशिमा स्पेस सेंटर से हुआ था। एंड ये जो मिशन है, इट्स पार्ट ऑफ जापान्स ब्रॉडर स्ट्रैटेजी टू डेवलप अ रोबस्ट नेविगेशन सिस्टम। H3 रॉकेट रिप्रेजेंट्स एडवांसमेंट इन जापान स्पेस कैपेबिलिटीज। लास्ट ईयर एक फेल डेब्यू हुआ था, बट अब ये सक्सेसफुली 4 बार consecutive flights have been completed, ठीक है। तो H3 रॉकेट के बारे में just wanted to put it across। आते हैं M23 रेबल्स के बारे में। दिस हैज बीन इन न्यूज फॉर सम टाइम नाउ। M23 है क्या? बेसिकली एक रेबल ग्रुप है जिसे कहा जाता है कि रुवांडा बैक करता है, एंड रुवांडा इज राइट हियर, लेक किवू इज राइट हियर। DRC और रुवांडा के बीच में लेक किवू आता है, एंड एकदम इधर आता है गोमा शहर। तो गोमा शहर उस डिस्ट्रिक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट सा जगह है जो आज के दिन में M23 ग्रेबल्स ने कैप्चर कर लिया है। तो वही बेसिकली न्यूज में था कि इट हैज कैपिटल, रीजनल कैपिटल गोमा को इट हैज बेसिकली कैप्चर्ड, एंड दिस हैज बिकम अ बिग हिट फॉर द DRC। So M23 is one of the more than 100 armed groups जो फाइट हो रही है, and it is dominated by the ethnic Tutsis। ये नॉर्थ किवू प्रोविंस में है, तो लेक किवू के नॉर्दर्न साइड में है, एंड दैट्स M23 हैज बीन न्यूज। इसको मैं डिटेल में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट वाला जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं कवर करने वाली हूँ पूरा कॉन्फ्लिक्ट को एक बार। उसके अलावा कतर वॉज इन न्यूज बिकॉज इंडिया एंड कतर एलिवेटेड देयर बायलैटरल रिलेशंस टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोकसिंग ऑन ट्रेड, एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट्स। जो इंडिया कतर समिट था उसके जो की आउटकम्स हैं वो बेसिकली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट था। ट्रेड एक्सपेंशन पे बात किया गया कि बायलैटरल ट्रेड को डबल किया जाएगा। एनर्जी कोऑपरेशन की बात की गई है। दे साइंड अ 20-year डील फॉर LNG सप्लाई। इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने की बात हुई है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने $10 billion USD इन्वेस्ट करने की बात किया है इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स एंड ग्रीन एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दैट UPI रोल आउट इन कतर को लेके भी बात हुआ है। सो दिस इज द की आउटकम्स ऑफ इंडिया कतर समिट। नाउ अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हम लास्ट पूरे साल देख रहे थे UAE चल रहा था, बट नाउ यू डू सी दैट देयर इज अ टिल्ट टूवर्ड्स कतर एज वेल, ठीक है। सो इंडिया इज बेसिकली अगेन बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस। हर ग्रुप के कैसे GCC ग्रुप के हर मेंबर के साथ बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करते हुए इट इज फोकसिंग ऑन व्हाट इज द बेस्ट डील फॉर बोथ द पार्टीज। तो सिमिलरली UAE के साथ जैसे हमने किया था अब कतर के साथ भी कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट एरिया प्लेस इन न्यूज, फ्रांस। नाउ everybody knows where France is, but I have covered France from 2 perspectives. February में there was a visit by our Prime Minister to France। तो उस particular visit में obvious बात है एक bilateral agenda तो होगा ही, साथ में there was a larger agenda also of an AI driven event as well। तो सबसे पहले आते हैं bilateral वाला क्या हुआ। तो हमारे प्रधानमंत्री visited France। उस पर्टिकुलर विजिट में फ्रांस सपोर्टेड इंडियाज परमानेंट UNSC का जो मेंबरशिप पुश है, फ्रांस ने कहा कि वी सपोर्ट दैट। डिफेंस कोऑपरेशन में स्कॉर्पियन जो सबमरीन्स कंस्ट्रक्शन हो रही है इंडिजनाइजेशन पे फोकस किया गया। उसके साथ साथ FRINDX डिफेंस स्टार्टअप प्लेटफॉर्म was launched। France included India as an observer in the Eurodrone MALE program। So these were some of the things that happened. Then there was a launch of India-France Year of Innovation in 2026 to promote scientific and technological collaboration. उसके अलावा India is one of the 7 ITER members contributing to assembling the world's largest tokamak to generate 500 megawatts fusion power. So ये कुछ चीजें there was discussion about. But ये तो हो गया bilateral, and the focus of the entire news was the AI Action Summit जो कि फ्रांस और इंडिया साथ में किया था। It was co-hosted with India, जिसका जो थीम था वो था diverse and inclusive AI ecosystem, and the statement that was released was statement on inclusive and sustainable artificial intelligence for people and the planet। अब इस पूरे इसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट वाज रिलीज्ड। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई कॉन्क्रीट एक्शंस हैव टू टेक प्लेस टू इंश्योर दैट द ग्लोबल AI सेक्टर कैन ड्राइव बेनिफिशियल सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स। ऑल ऑफ दिस वाज सेड, बट जो मेन आर्ग्यूमेंट पॉइंट आ गया कि भाई रेगुलेशंस डाली जाए ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, उसको लेके UK एंड US डिड नॉट साइन।
यूके और यूके का कहना है कि नहीं, पहले यूएस की बात करते हैं। यूएस में जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वांस थे, जेडी वांस, उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं साइन करने वाले क्योंकि हमें कोई रेगुलेशन नहीं चाहिए, हमें बल्कि कंपटीशन चाहिए, बिकॉज कंपटीशन से ही ग्रोथ आएगा। ठीक है, सो दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रेगुलेशन। यूके का भी कहना है कि भाई डिक्लेरेशन जो है उसमें ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में ज्यादा क्लैरिटी है ही नहीं, तो क्यों साइन करें। तो यूके एंड यूएस बेसिकली क्रिटिसाइज्ड एंड दे डिड नॉट साइन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ऑन दी अदर हैंड, दी अदर कंट्रीज जो थे, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो थे, साथ में इंडिया, दे केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट दैट इज अ नीड फॉर ग्लोबल गवर्नेंस, देयर इज अ नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है बहुत जरूरी है इस चीज को लेके, बट अगेन विदाउट यूएस एनी काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट और अ डील इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जाम्बिया, नेक्स्ट प्लेस। जाम्बिया में एक एरोस्पेस जो एरो इंडिया 2025 होता है, वहां पे एक बायलैटरल मीटिंग हुई थी बिटवीन इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर एंड जाम्बियाज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। और दोनों की जब मीटिंग के दौरान दे बोथ डिसाइडेड टू रिव्यू एंड अग्रीड टू स्ट्रेंथन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन स्पेशली इन द एरियाज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन देखो कहां पे, क्योंकि जाम्बिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगेन इट डजंट हैव एक्सेस टू द इंडियन ओशन, इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री, लिटरल कंट्रीज में नहीं आता है, बट तभी भी इट इज इन ईस्ट अफ्रीका। बिकॉज इट इज इन ईस्ट अफ्रीका, इट इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू आवर अफ्रीका पॉलिसी। सो तांजानिया में वी हैव ऑलरेडी had that soft power role wherein we have pushed an IIT campus. We are also talked about opening many soft power centers, India related centers. We have visited Malawi. We are talking about building better relations with Zimbabwe. अब आते हैं जाम्बिया की बारी है। जाम्बिया के साथ ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, इट जस्ट इंडिकेट्स दैट इंडिया इज लुकिंग इनटू द अफ्रीका पॉलिसी, एंड जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं एज यूजुअल इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर पॉलिसी। सो एक एक बायलैटरल रिलेशंस को फोकस करते हुए दीज काइंड ऑफ मीटिंग्स इंप्रूव दैट पॉलिसी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट न्यूज गल्फ ऑफ टोंकिन के बारे में। गल्फ ऑफ टोंकिन अगेन इज, हमने पहले भी कवर किया हुआ है, इट इज बेसिकली वियतनाम का एरिया है, बट चाइना क्लेम्स इट एज पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी एज द 9 लाइन के पार्ट में। इट इज बेसिकली इफ यू लुक एट द 9 लाइन इट गोज लाइक दिस। सो यहाँ पे जो आता है चाइना सेज कि वो तो हमारा ही हिस्सा है, तो गल्फ ऑफ टोंकिन भी चाइना क्लेम करता है। इसी चीज को लेके वियतनाम ने कहा है कि भाई इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर लेना चाहिए, एंड द कंट्रीज हैव नाउ स्टार्टेड हैविंग अ प्रॉब्लम। अगर देखा जाए आसियान कंट्रीज में ना पहले देयर वाज जस्ट फिलीपींस व्हिच हैड अ प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द थॉमस shoal and the Scarborough shoal and everything. There's always Philippines who was screaming and shouting, took China to the ICJ as well. But now you do see countries like Vietnam also making that statements and going slightly against China because they have realized that China is now threatening in a bigger sense. So Gulf of Tonkin को लेके Vietnam has also started making a lot of noise about it कि जिस तरीके से China यहाँ पे build कर रहा है वो actually में danger create कर सकता है, threaten कर सकता है उनके खुद के claims पे, ठीक है। So that is where Vietnam has come into picture nowadays because of Gulf of Tonkin. ये जो Gulf of Tonkin है, it is referred as the Biu Bu Gulf in Chinese and the Bac Bo Gulf in Vietnamese, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज, हॉन्डुरास। इंडिया ने 26 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था टू हॉन्डुरास फॉलोइंग द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा, ठीक है। कहाँ पे आता है आपका, इट कम्स इन योर लैटिन अमेरिका पार्ट, निकारागुआ के नॉर्दर्न साइड में है, एंड हॉन्डुरास में अगेन इट्स HADR ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ के अंडर आता है। इंडिया इज रियली स्टेपिंग अप एज द provider of humanitarian aid. India is really stepping up to be showcase the world that it is the leader of the global south. So wherever it is required, India is sending humanitarian aid at this point of time. तो हॉन्डुरास में भी यही हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज कैस्पियन सी को लेके, जहां पे environmental activists have shown and they are alarmed that the water levels of Caspian Sea is going down. Now Caspian Sea is pretty important क्योंकि AINSTC
इसी के पास से गुजरता है, दैट इज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, राइट. INSTC क्रॉसेस थ्रू दिस. तुर्कमेनिस्तान इज ऑन द ईस्टर्न साइड, जहां से एक समय पे बात होता था तापी पाइपलाइन का, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, बट अभी तो वो बात नहीं हो रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द सराउंडिंग कंट्रीज, they are all into pumping out the natural gas that is available in this particular region. चाहे आप ईरान की बात करो, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया as well as Azerbaijan, they are really into exploiting the natural resources. So if all these countries, their economy is being fueled by the resources available in the Caspian Sea, and the way the water is declining is going to be a matter of concern for all the countries here. Okay, so that is there about Caspian Sea. Again, you should know the neighboring countries कौन से हैं. ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान. So the neighboring countries are important. Next, we'll come down to Gulf of Eilat. Now, we have always talked about Gulf of Suez. ये Gulf of Suez है और Gulf of Aqaba है. Gulf of Aqaba को Gulf of Eilat भी बोला जाता है, क्योंकि Eilat एक छोटा सा शहर है इजराइल में, जो कि आपका ओपन अप करता है. इट्स बेसिकली द लास्ट टाउन बिफोर यू एंटर इनटू द गल्फ ऑफ अकाबा. ये है आपका गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है. अब इजराइल इसको गल्फ ऑफ एलात कहता है, इजिप्ट इसको गल्फ ऑफ अकाबा कहता है, क्योंकि यहाँ पे अल अकाबा शहर है और ये साइनाई पेनिनसुला है. आपने कई बार सुना होगा जब इजराइल ने पूरा साइनाई पेनिनसुला क्रॉस करते हुए सुएज कनाल की तरफ मूव किया था to actually capture the Suez Canal, and this particular move was supported by उस समय पे UK as well as by France. But उसके बाद US kind of asked Israel to walk back, and that's what they did. But Sinai Peninsula is important because दोनों जो गल्फ हैं, एक है गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा, comes here and opens up into the Red Sea. यहाँ पे आपके तिरान आइलैंड्स हैं, स्ट्रेट ऑफ तिरान है. मैंने कई बार आपको रेड सी पूरा ढंग से समझाया. हाई प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है. So the news is basically about a study that says that the coral reefs in Gulf of Eilat experienced a 3,000-year growth shutdown due to global cooling, but later recovered naturally from deeper waters. So again, study is not important. The location is important. Gulf of Aqaba, you should know. Gulf of Eilat ke saath, again, it's the same Gulf that we're talking about. Eilat being the last town that opens up into Gulf of Aqaba from the Israel side. Coming down to Baltic Sea. So Sweden and Finland की जो पुलिस हैं, they're investigating a suspected case of sabotage of an undersea telecom cable in the Baltic Sea. तो यहाँ पे at this point of time, the Baltic Sea region is on alert, and the NATO alliance has boosted its presence after a series of power cable, telecom and gas line outrages that has happened since Russia has invaded Ukraine. Again, news is not important, the place is important. Baltic Sea है कहाँ पे important है, आपकी Gulfs important है यहाँ पे. The Gulf of Bothnia important है, Gulf of Finland important है. Sweden and Finland have now joined NATO. So now you have these two countries joining NATO. You should also know the NB8, Nordic Baltic 8 countries. नीचे comments में लिखना कौन से Nordic Baltic 8 countries हैं, ठीक है. You should also know कि यहाँ पे छोटा सा कैलिनिनग्राड की वजह से रशिया has access to the Baltic Sea, because ये question आ सकता है कि भाई रशिया के पास access है कि नहीं है. So you should know about it. Apart from that, Baltic Sea का जो access है वो सेंट पीटर्सबर्ग, गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास से भी आता है. Next, if you talk about it, again, NB8 countries are important, and this then opens up into the North Sea. Now, this particular area is through which there's a lot of underwater cables that are passing through, underwater pipelines as well are passing through. यहाँ से Russia has been sending gas as well as other important resources. It's a major it's again an important trade route for Russia. And apart from that, there has been some sabotage cases and things like that. अभी तक जो पता चला है कि कई सारे civilian ships have basically dragged their जो एंकर होता है उसके वजह से ये सबमरीन केबल्स अंडरवाटर केबल्स हैव बीन सैबोटेज्ड. अभी तक सिविलियन शिप्स पे पकड़ा गया है. चाइनीज शिप हैज आल्सो बीन caught because of that. There has been no direct blame that has been put on Russia as such, but Sweden and Finland definitely think Russia has been involved into this. ठीक है, so that has been the news.
Next, we come down to Darien Gap. Now, if we talk about it, Darien Gap क्यों न्यूज में था? Because of deportation of illegal immigrants by US. And suddenly, there was a lot of focus on how these illegal immigrants enter into America. तो इस पर्टिकुलर जब फोकस आने लगा तब एक जगह डेरियन गैप के बारे में बहुत बार मेंशन होने लगा. डेरियन गैप एक ऐसा डीप फॉरेस्टेड एरिया है जहां से इलीगल इमिग्रेंट्स आर बेसिकली क्रॉसिंग ओवर. सो फ्रॉम कोलंबिया टू पनामा, फ्रॉम साउथ अमेरिका, नाउ दे आर एंटरिंग इनटू योर सेंट्रल अमेरिका. यहाँ पे दे फेस दैट फर्स्ट difficult patch. This is highly forested area and many immigrants have actually died in this area. तो इस पर्टिकुलर एरिया को डेरियन गैप कहा जाता है. ये गल्फ ऑफ उराबा के पास है, गल्फ ऑफ डेरियन इधर है और गल्फ ऑफ पनामा इस तरफ है. सो इट्स अ 97 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ डेंस रेन फॉरेस्ट, स्वॉम्प्स एंड माउंटेन्स that forms the only break in the Pan American Highway, जो कि अलास्का टू अर्जेंटीना रन करता है. ये रीजन remains largely impenetrable, but in recent times there has become a major migration routes जहाँ पे large number of people have been trying to cross it, जिसमें बहुत सारे लोगों का भी जान गया है. तो इस पर्टिकुलर एरिया को इस वजह से बहुत बार न्यूज में मेंशन किया गया है. नेक्स्ट आता है स्वालबार्ड में. न्यूज आया था बेसिकली ग्लोबल सीड वॉल्ट को लेके. क्या कहा है? 25 फरवरी का न्यूज है कि अगेन जब भी ये व्हाट इज दिस सीड वॉल्ट, पहले इसको समझेंगे, इसको स्वालबार्ड को देखेंगे. सीड वॉल्ट क्या है कि देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ डूम्सडे, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर हो या कोई मीटोराइट फॉलिंग हो, कुछ भी हो, जिसके वजह से जो जेनेटिक कोड्स हैं प्लांट के जो एग्जिस्टेंस आज के दिन में है वो खो जाएंगे. इसी को प्रिजर्व करने के लिए एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड बनाया गया है जहां पे स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं, प्लांट स्पेसिमेंट्स. ठीक है, तो फरवरी 25 में इस वर्ल्ड को खोला गया था एंड 14,000 न्यू सैंपल्स को रखा गया था अक्रॉस द वर्ल्ड से. ये एक जो बनाया गया ये स्वालबार्ड में लोकेटेड है. तो दिस इज कॉल्ड दी स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट. ठीक है, ये जीन बैंक है. अब आते हैं स्वालबार्ड को लेके. स्वालबार्ड एग्जैक्टली आपका आर्कटिक के पास है. यहीं पे हमारा परमानेंट रिसर्च स्टेशन हिमाद्री है, राइट. इंडिया का जो परमानेंट रिसर्च स्टेशन हिमाद्री है. स्वालबार्ड का जो लॉन्गियरबीन है, कैपिटल है, वहीं पे हमारा हिमाद्री है ना. स्वालबार्ड की अगर हम बात करें तो आज के दिन में इसको लेके बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, राइट. कंसिडरिंग अमेरिकाज ड्रीम टू ओन ग्रीनलैंड वन डे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कंट्रीज आर थिंकिंग कि स्वालबार्ड के बेसिस पे दे विल हैव एक्सेस टू द नॉर्थ पोल और द आर्कटिक. So that's the reason why suddenly there's a lot of focus on Svalbard, and you should know again where the location is. कहाँ पे है उसको आपको जानना चाहिए Svalbard को. ठीक है. Next we'll come down to Cook Island पे आते हैं. It's in the Pacific Ocean, Pacific Island है, and Cook Island ने चाइना के साथ कई सारे ट्रीटी साइन कर लिए हैं, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया बड़ा खफा है. अगेन दी अग्रीमेंट्स जो साइन किए गए हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, शिप बिल्डिंग, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कई सारी चीज़ों पे हैं. अब यहाँ पे आप पूछोगे कि भैया इस आइलैंड में चाइना को क्या करना है? क्यों नहीं करना है? आज के दिन में साउथ चाइना सी इज नो लॉन्गर द थिएटर ऑफ वॉर, इट इज द पैसिफिक आइलैंड. सो मोस्ट ऑफ द फोकस हैज कम out here. US, America, US, Australia, everybody has their own island countries जिनको वो influence कर रहे हैं. Solomon Islands is an island country जो कि आपका चाइना इन्फ्लुएंस करता है. कुक आइलैंड अगेन चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है. वानुआटू, फिजी, ये सारे कंट्रीज आपके यूएस इन्फ्लुएंस करता है. तो देयर इज दिस सो कॉल्ड चेकमेट गेम ऑन और कोल्ड वॉर मेंटालिटी दैट इज गोइंग ऑन इन द पैसिफिक ओशन एज वेल. यहाँ पे इंडिया का क्या अप्रोच रहा है? इंडिया इज अगेन टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल साउथ. इट्स ट्राइंग टू आस्क दीज आइलैंड कंट्रीज कि भैया साइड मत लो, आ जाओ, एक ही साथ करते हैं, ग्लोबल साउथ बन के रहते हैं. डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दीज टू कंट्रीज एंड डोंट फॉल इनटू दिस ग्लोबल द कोल्ड वॉर ग्रुपिंग्स. साथ में ग्लोबल साउथ बन के रहते हैं. जो भी हेल्प चाहिए होगा वील काइंड ऑफ हेल्प ईच अदर. एंड क्लाइमेट चेंज से लेके एडुकेशन से लेके आपका मेडिकल तक जितना हो पाएगा ग्लोबल साउथ कंट्रीज करेंगी. बट द प्रॉब्लम इज दैट दीज पर्टिकुलर आइलैंड कंट्रीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ फंडिंग, जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी ग्लोबल साउथ कंट्री नहीं दे पाएगा. स्ट्रैटेजिकली इट इज नॉट फीजिबल टू गिव सो मच ऑफ फंडिंग राइट नाउ, क्योंकि रिटर्न कुछ है नहीं. एंड यहीं पे आता है जो मेजर गेम प्लान है चाइना और यूएस का.
and they are the ones who are basically investing heavily in these islands in order to influence them. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कुक आइलैंड्स का इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे है ये। नेक्स्ट आते हैं आपका पॉइंट नीमो को। नाउ जो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INSV तारिणी बेसिकली सक्सेसफुली क्रॉस्ड पॉइंट नीमो, जिसे ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है। इसे नविका सागर परिक्रमा 2 का पार्ट है। ये एक्सपेडिशन बेसिकली इंडियन नेवल वुमेन ऑफिसर्स ने किया है, बेसिकली एमिंग एट सर्कमनेविगेटिंग द ग्लोब। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट नीमो है, इट इज situated approximately 2688 kilometers from the nearest landmass in the South Pacific. तो point Nemo कहाँ पे है, you should know. Right here, if you take a look, I have given another world map ताकि आपको पता चले कि exactly कहाँ पे आता है। अब आते हैं मार्च 2025 के सारे places in news के बारे में। तो सबसे पहला है बारबाडोस के बारे में, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड मिला है। ये क्यों मिला है उनको? बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। ये वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है क्या? ये इंडिया ने लॉन्च किया था ड्यूरिंग द पैंडेमिक टू गिव वैक्सीन्स एंड मेडिकल एड टू सेवरल ग्लोबल साउथ कंट्रीज। नेबरहुड में इंडिया ने बायलैटरली दिया था, एंड दूसरे जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं जैसे कि अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में, इंडिया ने WHO के गावी इनिशिएटिव के साथ ये पर्टिकुलर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव कैरी आउट किया था। अब इसी वजह से, इस कंट्रीब्यूशन के वजह से बारबाडोस ने ये ऑनररी अवार्ड, ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो हमारे प्रधानमंत्री को दिया है। अब ये अवार्ड इज द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे कि मैंने कहा। कहाँ पे है बारबाडोस? इट इज इन द लेसर एंटिलीज ऑफ द कैरिबियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका बारबाडोस। इसका जो कैपिटल है वो ब्रिजटाउन है, वेरी क्लोज टू वेनेजुएला। अगर हम आते हैं आपका लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका में, तो वेनेजुएला आ गया, गुआना आ गया। वेनेजुएला और गुआना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है एसिकीबो एरिया। तो राइट हियर इज द एसिकीबो एरिया। तो आज के दिन में ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, बट हाँ, दोनों के बीच में चलता ही रहता है एसिकीबो को लेके। सो यू शुड नो द सराउंडिंग एरिया एज वेल, क्या चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा पनामा ऑफ कोर्स इज इन न्यूज़, राइट। आपको पता ही है कि पनामा को लेके तो यूएस कह ही चुका है कि हम ले लेंगे। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पनामा के ऊपर, हम इसको हटा लेंगे। पनामा का कनाल अभी अमेरिका का होगा। सो पनामा हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इन न्यूज़ एज वेल। यू शुड नो अबाउट पनामा एज व्हेन यू आर मार्किंग द एरियाज। नेक्स्ट आते हैं फॉकलैंड आइलैंड में। तो INSV तारिणी, इसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में भी बात किया था। तो वो अब पहुंच चुका है फॉकलैंड आइलैंड, एंड इट इज़ द थर्ड लेग जहां पे सक्सेसफुली दे कैरीड आउट ऑफ द नाविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपीडिशन। एंड फॉकलैंड के बारे में बताएं तो इट्स अ सेल्फ गवर्निंग आइलैंड, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ UK। ईस्ट फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड को सेपरेट करता है फॉकलैंड साउंड, विच इज़ अ स्ट्रेट। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब आते हैं विंझिम जाम पोर्ट के बारे में। अब ये जो पोर्ट है, मुझे पता है ये डोमेस्टिक न्यूज़ है, बट आई स्टिल वांटेड टू ऐड दिस बिकॉज ये हमारे फॉरेन पॉलिसी को भी इम्पैक्ट करता है। इंडिया का जो नेवल पावर बनने का, इंडिया का जो मर्चेंट ट्रेड थ्रू मैरीटाइम कॉरिडोर्स बढ़ाने का आइडिया है, ये पोर्ट पर्टिकुलरली इसको काफ़ी पुश देने वाला है। तो इस पोर्ट को क्लियरेंस मिल गया है फॉर द सेकेंड एंड थर्ड फेजेस, एंड ये अब एक मेजर ट्रांसशिपमेंट हब बन के आएगा। इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन बिकॉज इट इज़ इन केरला, त्रिवेंद्रम के पास है, एंड दिस पोर्ट इज जस्ट अबाउट 10 nautical miles फ्रॉम द मेन ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट जो कि कोलंबो जाता है। सो अगेन स्ट्रैटेजिकली काफ़ी लोकेटेड है। इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियाज नेवल एम्बिशंस। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। MOU इंडिया ने साइन किया हुआ है आर्मीनिया के साथ। हाल ही में आर्मीनिया अजरबैजान का जो वॉर हो रहा था, उसमें इंडिया ने आर्मीनिया का साइड लिया था, पेनाका मिसाइल्स भी दिया था। एंड आर्मीनिया हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड, एंड वन हैज़ टू ऑल्सो नो कि आर्मीनिया इज़ वेरी क्लोज टू रशिया। एंड इसी वजह से, बिकॉज रशिया इज टाइड अप विद द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, Russia had basically asked a couple of countries to help Armenia, and India had helped Armenia by giving Pinaka missiles. इस पर्टिकुलर वॉर में अजरबैजान ज़रूर जीत गया। नागार्नो काराबाग जो आर्मीनिया का एरिया था, वो अब अजरी टेरिटरी हो गया है। कुछ
वॉर के बाद कुछ महीनों तक टेंशन ज़रूर था कि भाई क्या होने वाला है वो आर्मीनियन लोगों का जो अज़ेरी टेरिटरी में भी है, तो उसमें भी अभी धीरे धीरे पीस का बात शुरू हो चुका है. देयर इज अ स्टेटस को दैट इज बीन टॉक्ड अबाउट एंड आर्मीनियन अजरबैजान हैव started going towards dialogue to thrash out whatever is remaining issues, right? तो इसी दौरान इंडिया ने MOU साइन किया हुआ है आर्मेनिया ऑन मेडिकल प्रोडक्ट्स. क्या क्या है की पॉइंट्स? मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन एग्रीमेंट है, एक्सपेंशन इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड फार्मास्यूटिकल्स, तीसरा है डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग पार्टनरशिप, चौथा है ग्रोइंग बायलैटरल टाइज, पांचवा है जियोपॉलिटिकल डिस्कशन जहां पे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बढ़ाने पे बात किया गया है. नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट टू मॉरिशियस. नाउ दिस वाज अगेन एज पार्ट ऑफ इंडियाज आउटरीच टू द ग्लोबल साउथ कंट्रीज इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. और यहाँ पे इंडिया ने महासागर पॉलिसी दिया है, दैट इज सागर 2.0, जहाँ पे नाउ इंडिया इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक रीजन ओनली, नाउ इंडिया इज टॉकिंग अबाउट अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब. कोई भी ग्लोबल साउथ कंट्री को इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी एंड ग्रोथ का प्रॉमिस किया जा रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाट इंडिया इज सेइंग, दैट वी शुड वर्क टुगेदर ऑन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल अक्रॉस ऑल रीजन्स इन द वर्ल्ड, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ने अपना जन औषधि केंद्र भी मॉरिशस में ओपन किया हुआ है. तो दिस विजिट वाज pretty again a very strong messaging to several countries, especially to Maldives. क्योंकि ये विजिट ये कहता है कि भाई मालदीव्स अब इतना चाइना करने लगा है, इतना चाइना टिल्टेड हो गया है. इंडिया हैज़ अलाइज इन दिस एरिया. इट इज़ नॉट अ लॉस फॉर इंडिया और इंडियाज सो कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से चाइना चोक कर, ऐसा कुछ नहीं है. India has other allies here. India also has strong partnership with other island countries in the region. And इसी वजह से इंडिया का जो हमेशा काउंटर रहा है नेकलेस, डायमंड नेकलेस का, स्ट्रिंग ऑफ डायमंड नेकलेस का, वो it has continued to be a strong deterrent to China's string of pearls. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ लेक उर्मिया. लेक उर्मिया इज़ इन ईरान. लेक उर्मिया एक ऐसा लेक है, इंडोहाइक लेक बोला जाता है, कि it doesn't have access to the sea, because of which 20th century से ही ये वाटर लेवल्स जो है इस लेक के वो डिक्लाइन कर रहा था. एंड फाइनली अब जाके न्यूज़ आ रहा है कि दी वाटर लेवल्स हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज रेनफॉल एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, राइट? सो दिस इज लेक उर्मिया. आते हैं नेक्स्ट यमन पे. अच्छा, यमन की कहानी या हुतीज़ की कहानी जो है, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है रेड सी क्राइसिस का. प्लीज़ उसको जाके आप एक बार रेफर कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर कट इमेज हो कि क्या हो रहा है इस रीजन में, रेड सी में क्या चल रहा है, यूएस क्या कर रहा है, हुतीज़ कौन है, ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा. तो हुतीज़ की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में ये आया है कि यूएस अटैक करने लगा है हुतीज़ के वो मिसाइल बेसिस को और डिस्ट्रॉय करने लगा है. सो बेसिकली यूएस इज रिटेलिएटिंग अगेंस्ट हुतीज़ एंड उनका मिलिट्री कैपेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है. येमेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन वेरी क्लोज टू बाब अल मंदब, चोक पॉइंट है इनका. एंड कोई भी शिप जो रेड सी से पास होते हुए आपका गल्फ ऑफ एडन आता है, गल्फ ऑफ एडन से आपका अरेबियन सी एंड देन द इंडियन ओशन, इट्स गोइंग टू पास थ्रू बाब अल मंदब. सो अगेन इंपॉर्टेंट लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन. नेक्स्ट वी कम टू बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा. न्यूज़ में है कि भाई वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, टेररिस्ट अटैक्स बढ़ रहा है. आई विल नॉट यूज़ द वर्ड टेररिस्ट बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर फ्रीडम, दे आर आस्किंग फॉर सेशनिस्ट मूवमेंट है, दे आर आस्किंग फॉर कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान. तो पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जिसमें कि अगर देखा जाए पंजाब इज़ रिलेटिवली स्टेबल, सिंध में भी हलचल मची हुई है, बट खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में देयर इज़ एस्केलेटिंग वायलेंस. खैबर पख्तूनख्वा की बात करी जाए तो वहाँ पे टीटीपी द्वारा वायलेंस हो रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान कहता है कि अरे ये तो अफगानी ड्रिवन है, अफगान में जो तालिबान है वो इनको सपोर्ट करता है, इसकी वजह से ये वायलेंस बढ़ रहा है. बट बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो बलूची पीपल आर क्लियर कट आस्किंग फॉर फ्रीडम, दे आर आस्किंग फॉर राइट्स. एंड इसको सप्रेस करते हुए पाकिस्तान मिलिट्री ने मैंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली सेइंग कि ये टेररिज्म है, ये बाहर से पीपल आर, कंट्रीज आर इंटरफियरिंग, इस वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है. एंड धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आ गया है, जो सीपेक था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पास करता है बलूची एरिया से ग्वादर पोर्ट, वो आज के दिन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है.
जिसके वजह से पाकिस्तान इज पुटिंग मोर एंड मोर प्रेशर ऑन द बलोची पीपल टू सप्रेस दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट। आते हैं नेक्स्ट न्यूज ऑफ द काफू रिवर। काफू रिवर जाम्बिया में है। ये सडनली मिस्टीरियसली ओवरनाइट ड्राई अप हो जाता है, जिसकी वजह से कई डेड फिश दे आर ऑल ओवर द प्लेस। एंड इन्वायरमेंटलिस्ट ने ब्लेम किया है सीवियर पॉल्यूशन फ्रॉम अ नियर बाय चाइनीज ओन्ड माइन फॉर द इकोलॉजिकल डिजास्टर। काफू रिवर इज इन जाम्बिया, तो ये कंप्लीटली विद इन जाम्बिया है एंड ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से स्टार्ट होता है एंड साउथ ईस्ट फ्लो करता है बिफोर मीटिंग द जम्बेजी रिवर। नेक्स्ट न्यूज नाइजीरिया है। Nigeria has declared a state of emergency due to attacks on the pipeline, right? And जितना ये pipeline vandalism होगा उतना उनका loss होगा of crude oil and fuel shortage होगा, which is going to impact their economy. एक चीज़ मैं हमेशा कहती रहती हूँ, किसी भी country में जहाँ पे बहुत ज़्यादा natural resources हैं वहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्लेयर्स वहाँ पे कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर करते रहेंगे। दे विल क्रिएट पपेट नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि गवर्नमेंट को they'll keep on harassing by destroying the natural resources. ये हमेशा हुआ है एंड अफ्रीका तो इज दी प्लेस जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ने हमेशा से किया है। ये नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री है जो वेस्टर्न अफ्रीका में है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट अगेन पॉलिटिकली काफ़ी अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज। एंड जितना अनस्टेबल रहने वाला है उतना dependency by other countries for natural resources, it will become a problem. India cannot, no, Nigeria को as a stable partner नहीं मान पाएगा for its energy security. आते हैं location as I said Western Africa में है, it shares land borders with Benin to the west, Niger to the north, Chad to the northeast and Cameroon to the east. Atlantic Ocean is bordered by the Atlantic Ocean. चलिए आते हैं next द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो अभी हमने बाबल मंदब किया था, अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि आपका आएगा पर्शियन गल्फ के पास। क्या है न्यूज? अमिड टेंशंस विद द यूएस, ईरान शोकेस्ड इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ बाय डिप्लॉइंग मिसाइल सिस्टम्स ऑन द डिस्प्यूटेड ग्रेटर तुन, लेसर तुन एंड अबू मूसा। ये तीनों जो आइलैंड्स हैं, ग्रेटर तुम, लेसर तुम और अबू मूसा, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएई एंड ईरान ओवर द ओनरशिप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक नैरो पाथ वाटरवे है बिटवीन ईरान, यूएई एंड मुसंदम पेनिनसुला है ये ओमान का, राइट, कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। ये तीनों आइलैंड्स मैंने कई बार डिस्कस किए हुए हैं, ग्रेटर तुम, लेसर तुम एंड अबू मूसा, क्योंकि अगेन इट हैज़ बीन इन न्यूज़ बिटवीन यूएई एंड ईरान। नेक्स्ट ग्रीनलैंड पे आते हैं। तो ग्रीनलैंड में सेकेंड लेडी, यूएस के सेकेंड लेडी उषा वांस, हु इज़ ऑल्सो ट्रम्प एडवाइजर, उनके विजिट को लेके बड़ा उनका ये था कि भाई जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड तो हमारा है, ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, ग्रीनलैंड विल प्रेफर टू बी पार्ट ऑफ यूएस, जिसके वजह से ग्रीनलैंड हैज़ शोन डिस्कम्फर्ट। ग्रीनलैंड हैज़ सेड कि हम कोऑपरेशन नहीं दिखाएंगे इस पर्टिकुलर विजिट का, एंड दे आर रियली नॉट एक्सेप्टिंग द स्टांस ऑफ यूएस। सो लोकेशन अगेन बात करते हैं, ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड situated between the Arctic and the Atlantic Ocean, closer है नॉर्थ अमेरिका में but politically associated with the Denmark, and काफ़ी important है at location because of the race to the Arctic. Important है कि यूएस का यहाँ पे military base है, and this basically shows that US is really requires Greenland not only for the race to Arctic but also strategically. आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ ब्लैक सी पे। यूएस एंड रशिया ने यूक्रेन वॉर को डिस्कस किया और एक पोटेंशियल ब्लैक सी सीज फायर। ये वही कहानी है, आपको याद होगा जो मैंने लास्ट वाले क्लास में भी बताया था कि भाई जेलेंस्की को डांट के तो सऊदी अरेबिया में जाके सीज फायर के लिए बना लिया था, पर पुतिन ने कहा कि नहीं भाई हमें ये डील नहीं चाहिए। तो उस समय पे एक पोटेंशियल ब्लैक सी वाली सीज फायर को लेके भी बात हो रही थी। तो ब्लैक सी कहाँ पे है सभी को पता है। ब्लैक सी सीज फायर क्या था कि भाई यहाँ पे शिप्स अलाउ की जाएगी। पहले भी टर्की ने मीडिएट किया था एकदम वॉर के बिगिनिंग में बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन फॉर अ ब्लैक सी ग्रेन डील, विच इज़ बेसिकली जो यूक्रेन के पास इतना सारा ग्रेन था एंड बहुत सारे कंट्री जैसे कि इजिप्ट यूक्रेन ग्रेन पे डिपेंडेंट था, एंड जब वॉर की वजह से ये ग्रेन नहीं आया तो इजिप्ट में फूड शॉर्टेजेस होने लगी थी। तो टर्की ने इसी वजह से ये ग्रेन डील साइन करवाया था जहाँ पे यूक्रेन कुड सेंड शिपमेंट्स ऑफ ग्रेन टू द countries that it was sending to.
रशिया का सिर्फ यही था कि भाई यूक्रेन के पास पैसे नहीं आने चाहिए इसके रिटर्न में, क्योंकि तब वो यूक्रेन पैसे से वेपन्स खरीदने वाला है। सेकंड चीज़ उनका ये था कि भाई ग्रेन के नाम पे कुछ और ना ट्रेड किया जाए। तो इसी वजह से टर्की हैड मीडिएटेड। टर्की नेटो का मेंबर भी है और यहाँ पे रशिया का दोस्त भी है, तो टर्की ने मीडिएट ज़रूर किया था, बट जैसे जैसे वॉर बढ़ता गया रशिया ने कहा कि नहीं भाई ये पीस डील भी हम नहीं करने देंगे, और ब्लैक सी ग्रेन डील भी कुछ ही महीने बाद ये फिजल आउट हो जाता है। तो ये सीज फायर को लेके बात हुआ था हाल ही में, बट इट वॉज नॉट कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, दिस इज अबाउट ब्लैक सी। नेक्स्ट आते हैं कुक आइलैंड्स पे। तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एन अंडर वाटर वॉल्केनिक हॉटस्पॉट चेन नियर द कुक आइलैंड्स, रिवीलिंग हिडन टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड पोटेंशियल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। कहाँ पे है ये? इट इज इन द साउथ पैसिफिक ओशन, सिचुएटेड बिटवीन फ्रेंच पॉलिनेशिया एंड अमेरिकन सामोआ। नेक्स्ट रीयूनियन आइलैंड कहाँ पे है? रीयूनियन आइलैंड इज राइट हियर, यहाँ पे है। ठीक है, तो रिसेंटली साइक्लोन गरांस हिट Reunion Island, causing extensive damage and fatalities. Reunion Island actually France का territory है. It is a French island here. It is home to the highest peak in the Indian Ocean, the Piton de Neige, and one of the most active volcanoes on the planet, the Piton de la Fournaise. ठीक है, तो ये आपका Reunion Island है। यू शुड नो ईस्ट टू वेस्ट, नहीं नॉर्थ टू साउथ में अगर कर रही हूँ तो कौन से आइलैंड का, अगर मैं मालदीव से करूँगी तो विच इज़ द लास्ट आइलैंड एंड विच इज़ द फर्स्ट आइलैंड इन दिस लाइन, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। क्वेश्चन बहुत बार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले आते हैं। नेक्स्ट इज लेक तंगानिका। लेक तंगानिका faces severe biodiversity loss from overfishing, habitat destruction as well as climate change. इसी वजह से यूएनईपी ने ट्रांस बाउंड्री इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है बुरुंडी, डीआरसी एंड तंजानिया एज वेल एज जाम्बिया के साथ टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। ये लेक तंगानिका इज एन एंशिएंट लेक। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं? बुरुंडी है, डीआरसी, तंजानिया एंड जाम्बिया। लॉन्गेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड, मेजरिंग 400 माइल्स लॉन्ग। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। दिस इज लेक तंगानिका। नेक्स्ट विल कम टू द pronunciation issue, Dnieper river और the Dnipro river। ये है Dnieper river जहाँ पे आपका निकलता है ये ओडेसा पोर्ट से। सो रशिया यूक्रेन वॉर में काफ़ी अभी जो हाल में चल रहा है, रशिया का ऑफेंसिव्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है नियर द Dnipro river in Kherson with Moscow, which is basically aiming to strengthen its territorial claims। ये खार्किव के एरिया में बढ़ाते हुए it is trying to come towards the Dnieper। ये फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है, और अगर यहाँ पे खार्किव एरिया को रशिया ले लेता है, यहाँ पे आ जाता है, देन द एक्सेस टू ओडेसा विल बिकम अ मैटर ऑफ ईज फॉर रशिया। ऑलरेडी सी ऑफ अजोव इज विथ रशिया बिकॉज ऑफ एक्सेस टू क्रीमिया। अब यहीं पे इट इज ट्राइंग टू टेक इन मोर एंड मोर एरिया सो दैट ओडेसा को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ओडेसा इज राइट हियर, दिस इज द Dnieper रिवर और द Dnipro रिवर। ठीक है, दिस इज अबाउट रशिया यूक्रेन। सो बेसिकली जो हाल में आ रहा है, रशिया इसी चीज़ को मानेगा कि भाई डॉनबास एरिया हमें दे दो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं कुर्स्क रीजन में। कुर्स्क ये वाला रीजन है, राइट? सो इफ यू गो बैक, कुर्स्क इज राइट हियर, खार्किव इज राइट हियर। तो यहाँ पे कुर्स्क रीजन है। तो रशियन ट्रूप्स हैव लॉन्च्ड अ लार्ज स्केल ऑफेंसिव टू रीटेक। तो कुर्स्क एरिया जो है वो यूक्रेन ने ले लिया था रशिया से, क्योंकि रशिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड। रशिया तो लड़ रहा था डॉनबास एरिया में, तो अब क्या हुआ, यूक्रेन कुर्स्क को ले लिया था। अब जब रशिया देखने लगा कि हाँ भाई एवरीबडी सीरियस कि पीस डील करना है, तो भाई कुर्स्क को वापस ले लेते हैं, तो सडनली ऑफेंसिव्स बढ़ गई हैं। इट्स अ सिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द कुर्स्क ओब्लास्ट, सिचुएटेड इन साउथ वेस्टर्न रशिया। कई बार हमने कुर्स्क के बारे में पढ़ा है, क्योंकि इट वॉज अ बिग झटका टू रशिया व्हेन यूक्रेन टुक ओवर Kursk region. Next we'll come to Fuego volcano. It is a powerful eruption of the volcano Guatemala में हुआ है, which has sent shock waves through the region. ये volcano, the Fuego, is basically translated to volcano of fire. Guatemala lies on the Pacific Ring of Fire. यहाँ पे this area is important, and आजू बाजू जैसे मैंने कहा पनामा is important nowadays. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है about पनामा। नेक्स्ट विल कम टू क्यूशू आइलैंड। क्यूशू आइलैंड में जापान गवर्नमेंट ने रिवील किया है प्लान्स कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डिप्लॉय करेंगे क्यूशू आइलैंड में, विच इज साउथ वेस्टर्न आइलैंड। इट्स द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड। इट इज बॉर्डर्ड बाय ईस्ट चाइना सी ऑन द वेस्टर्न साइड एंड पैसिफिक ओशन ऑन द ईस्टर्न साइड। Major cities like Nagasaki, Kagoshima,
are located in this island and it's a key economic and military region. But China ताइवान से क्लोज होने के वजह से जापान के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आने लगा है, and that's why Japan wants to put long range missile in this Kyushu island. Next news is about South Island. अभी यहाँ South Island is right here, which is न्यूजीलैंड के इधर आता है, नहीं न्यूजीलैंड का है राइट, न्यूजीलैंड का ही साउथ आइलैंड है, जहाँ पे earthquake हुआ है, and it is the large and southernmost of the two principal islands of New Zealand in the southwestern Pacific Ocean. It is separated from the North Island by the Cook Strait. ये Cook Strait से separated है. So when you're reading about this area, you have to know about the Tasman Sea. You need to know about this Cook Strait. You also need to know कि भाई South Island क्यों news में था because of the earthquake. So nobody's going to ask you कि कहाँ earthquake हुआ है, but उस particular location के बारे में they can ask you कि भाई कौन सा स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, ये पूछ सकते हैं कि नियर बाय सी क्या है. सो अगेन जब आप मार्क कर रहे हो, लुक एट द लोकेशन, सी व्हाट इज देयर, इट विल हेल्प यू address these kind of questions. Next we come to Senkaku, again Japan. So Japan recently voiced serious concerns over a prolonged incursion by Chinese coastal guards ships near the disputed Senkaku Islands in East China Sea. So Senkaku is very close to Taiwan. The Senkaku Island dispute or the Diaoyu Island dispute is a dispute over a group of uninhabited islands. ठीक है, ये जो dispute है ये आपका ताइवान भी कहता है हमारा है, चाइना भी कहता है हमारा है, जापान भी कहता है हमारा है. Both China and Japan claim ownership, but ताइवान भी कहते हैं, but ताइवान की कौन सुनता है, right? Now Japan and China के this uninhabited islands पे claim चलता ही रहता है. Location again काफ़ी important है because it is located in the East China Sea and इसमें 5 islands हैं and 3 rock islands हैं, and you already know कि China का एक penchant है कि भाई island देख लिया तो वहाँ पे they'll go and create a base, या अगर आइलैंड नहीं भी मिलता है, रॉक आइलैंड भी मिलता है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल बेस बना ही लेते हैं वो लोग. तो दे ऑल्सो वांट दिस बिकॉज दे वांट टू एक्सटेंड द 9 डैश लाइन टू 10 डैश और 11 डैश लाइन, राइट. So that is the reason why Senkaku Island has been a matter of dispute between China and Japan. और इसी वजह से Kyushu Island में long ranging missiles भी जापान अभी पोस्ट लगाना चाहता है because of the growing tensions in these waters. Next, let's come to Mount Kenya. Climate change is rapidly accelerating the melting of glaciers on Mount Kenya, which is Africa's second highest mountain after Kilimanjaro. The Louis Glacier, once a prominent ice mass, has now shrunk significantly. कहाँ पे located है? Central Kenya में है. बस इसी के साथ wrap up करते हैं इस series को, covering from January to March 2025. I hope you have been able to follow the news. You have been able to understand the context. सारा इन्फॉर्मेशन इस पूरे PDF में डाला हुआ है जो कि मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है. अगर कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी देयर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.